जी, नमस्ते दोस्तों और अभिवादन आप सभी को हमारे साथ जुड़े हुए हैं आज ताहिर भाई बहुत दिनों बाद तो स्वागत है आपका ताहिर भाई एंड आज हमारी जो बातचीत है ताहिर भाई वो आपको मालूम है मेरा सारा एजेंडा बदल गया है बिकॉज़ मैंने सोचा था आपसे पता नहीं कैसी-कैसी क्या-क्या बातें करेंगे, गपशप करेंगे कैजुअल बहुत दिनों बाद लेकिन कल जो मुलाकात हुई है आसिम मुनीर की मुझे बात वहीं से शुरू करनी पड़ेगी और इनफैक्ट वहाँ जाने से पहले मुझे लगता है कि एक और बात जिसका तमाम बातों पे आगे हम और डिटेल में बात करेंगे। लेकिन पहले मुझे ये बताएँ कि जो अभी जी7 की मुलाकात हुई और मोदी जी भी वहाँ पर थे आपके मुल्क में तो वहाँ पर आपका जो परसेप्शन रहा, मैं जानता हूँ मुझे मेरे पास ये कम्युनिके आया हुआ है, देखा मैंने कि वो कनाडा और भारत के रिश्ते कुछ बेहतर होते नज़र आ रहे हैं। मगर और आपने प्रेडिक्शन भी की थी, जब इलेक्शन हुआ था तब आपने कहा था कि अब जो है रिश्ते बेहतरी की तरफ जाएँगे। अनलाइक कि पहली प्रोडक्शन जो आपने कही थी ट्रूडो के टाइम पर कि 8-10 साल कुछ नहीं होने वाला, लेकिन आपने फिर उसको बदला था, आपने कहा नहीं ये जो प्राइम मिनिस्टर है ये बेहतर है और अब चीज़ें बेहतर हो जाएँगी। तो वो आपकी बात सही होती नज़र आ रही है। मुझे लगा मैं आपसे पहले एक प्रीव्यू ले लूँ आपका कि आपका क्या ख़्याल है जी7 की मुलाकात में कैसा रहा सब कुछ? जी देखिए, दोनों बातें ठीक हैं। जो मैंने अभी आपको जब प्राइम मिनिस्टर कारनी इलेक्शन जीते थे तो कहा था कि कुछ हालात बेहतर होंगे दोनों देशों के बीच में, और जब ट्रूडो का ज़माना था तो मैंने कहा था ये बहुत लंबे अरसे तक टेंशन खिंचेगी। सही, ये दोनों चीज़ें आज भी साथ-साथ चलेंगी। उसका ओके। कारण ये है कि 40-45 सालों से ये रिश्ते खराब हैं। हुँ, मतलब इतने खराब कभी नहीं हुए जितने ट्रूडो के ज़माने में खराब हुए। अब खराब कैसे थे? देखिए हुँ, ना, हम आज इसी जून के महीना में 23 जून को एयर इंडिया बॉम्बिंग को रिमेंबर कर रहे हैं। इस बात को 40 साल हो गए हैं। सही, ठीक है? बिल्कुल, अच्छा, बिल्कुल। एयर इंडिया बॉम्बिंग में जो वो तैयारा था जिसमें 329 लोग मरे, उनमें कृष का से ज़्यादातर तो कैनेडियंस थे, लेकिन चूँकि वो कैनेडियंस ऑफ इंडियन ओरिजिन थे, हुँ, तो इसलिए कैनेडियन सरकारों की वो वाली तवज्जो नहीं रही। देखिए, अगर इसमें कैनेडियंस ऑफ इंडियन ओरिजिन ना होते, गोरे होते। गोरे होते, सीधी-सी बात ये है, हुँ, ठीक है? और हुँ, वो एयर इंडिया का भी जहाज़ ना होता, कोई कैनेडियन हुँ, एरोप्लेन का जहाज़ होता, राइट। तो सिचुएशन डिफरेंट होनी थी। हुँ, अ, 1974 में जब भारत ने एटॉमिक टेस्ट पहली बार किए थे, तब भी कनाडा की तरफ से कोई अच्छा सिग्नल नहीं गया था। हुँ, तो ये ऐसा नहीं होगा कि प्राइम मिनिस्टर कार्नी की कोशिशों से रातों-रात ठीक हो जाएँगे। हाँ, प्राइम मिनिस्टर मोदी जो अभी आए 16 जून की शाम को यहाँ पहुँचे, 17 जून का हुँ, पूरा दिन उन्होंने बहुत भरपूर तरीके से गुज़ारा। एंड बाय द हुँ, वे उसमें वो हुँ, तमाम जी7 के वर्ल्ड लीडर्स से भी बायलैटरली मिले। प्राइम बिल्कुल, मिनिस्टर मार्क कार्नी से मिले। इवन उसी रोज उनकी प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ फोन पे 35 टू 40 मिनट की बात भी हुई, क्योंकि हुँ, प्रेसिडेंट ट्रंप ने यहाँ होना था। उनकी हुँ, बायलैटरल मीटिंग प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ भी और दूसरे वर्ल्ड लीडर्स के साथ भी तय थी, मगर हुँ, वो चले गए इसराइल और ईरान की जंग के चक्कर में। 16 की रात को इमरजेंसी चले गए थे। सही। अच्छा, उसमें उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी को कहा कि जी आप आइए, आप बगल में आए हुए हैं, तो आप आ जाइए। अच्छा, अब वो बुला उस रोज़ रहे थे जिस दिन आसिम मुनीर ने मिलना था उनसे। अब खैर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने तो कहा कि मैं बिज़ी हूँ, मैंने ऑलरेडी क्रोएशिया जाना है, फिर वापस जाना है, तो मैं नहीं आ पाऊँगा। तो एनी हाउ वो बातें हम शायद आगे चल के करेंगे। जी, प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी की जो बॉडी लैंग्वेज थी, वो बड़ी पॉज़िटिव थी टुवर्ड्स इंडिया एज़ वेल एज़ हुँ, प्राइम मिनिस्टर मोदी। सही। बड़ी ही पॉजिटिव थी। वो आप हुँ, देख लीजिए, फुटेज देख लीजिए, जो बातें की, जो उन दोनों का 4 मिनट का छोटा-सा प्रेस ब्रीफ भी उन दोनों ने किया। फिर अंदर कमरे में बैठ के जो बायलैटरल बातें की होंगी, वो भी हुँ, उन्होंने उस पे भी रिफ्लेक्शन दी प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी ने। तो ही वाज़ वेरी पॉजिटिव हुँ, टुवर्ड्स इंडिया एज़ वेल एज़ प्राइम मिनिस्टर मोदी। ये दोनों बातें यस, बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। बिल्कुल। बिकॉज़ सम टाइम क्या होता है कि आप देश के लिए होते हैं, लीडरशिप के लिए नहीं होते। सम टाइम आप लीडरशिप के लिए होते हैं, देश के लिए नहीं होते। जैसे ट्रंप की बात है। ट्रंप प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए पॉजिटिव होता है, भारत के लिए पॉजिटिव नहीं होता। ठीक है ना? एग्ज़ैक्टली। हुँ, तो ये सारे का सारा मामला था। तो इस हुँ, सारे खेल तमाशे में, जैसा मैंने अभी पीछे कहा कि ये हुँ, दोनों बातें चलेंगी, उसका कारण ये है कि यहाँ पे जो खालिस्तानी एलिमेंट्स हैं,
हाँ। वो सिर्फ और सिर्फ देखिए, जो तो पुराने बूढ़े बाबे वहां के देहातों से आए हुए हैं, हुँ, वो मेरे लिए मसला नहीं है। जो कैनेडियन बॉर्न के खालिस्तानी है, वो मेरे लिए मसला है। जो कैनेडियन सिस्टम में घुसा हुआ है, करेक्ट। ठीक है, वो कहीं जाने वाला नहीं है। हुँ, वो डिसरप्ट करता रहेगा। जो भी हुँ, सरकार आएगी वो अपनी लॉबिंग करता रहेगा। वो कनाडा की जो है सिस्टम में घुसे हुए हैं, कनाडा के रिसर्च इदारों में हैं, लॉयर्स हैं, पॉलिटिक्स में घुसे हुए हैं, एमपी और एमपीपीज हैं। वो कहीं जाने वाले नहीं है। अगर हुँ, हम ये समझ लें कि प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी की तरफ से प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए बहुत बढ़िया हैंडशेक, बहुत अच्छी बातें, वो कनाडा के अपने इंटरेस्ट में है, इसलिए वो ये कर रहे हैं। ठीक हुँ, है, वो अगर परमानेंटली फॉर एवर काम करेंगी तो ये भी हमारी भूल है। तो मैं फिर कहता हूं कि दोनों बातें साथ साथ चलेंगी। रिलेशनशिप अच्छे भी होंगे और उनकी लेग पुलिंग भी अच्छे रिलेशनशिप की जाएगी। ये युद्ध है जो हुँ, आइंदा सालों में हम देखेंगे। अच्छा, ये कोई पहली बार नहीं है। प्राइम मिनिस्टर हार्पर थे जो बहुत प्रो इंडिया थे बिल्कुल। रिलेटिवली, लेकिन उनके जमाने में भी खालिस्तानी उनकी कैबिनेट में थे। हुँ, ठीक है, उनके हुँ, जमाने में भी इस्लामिस्ट वो बन के आते थे, कनाडा के सेनेटर बनते थे जो हुँ, एंटी इंडिया इस्लामिस्ट थे। हुँ, तो उनके ऊपर भी प्रेशर रहता था। हुँ, ठीक है, हुँ, हुँ, तो फिर ये वाला जो जो खेल तमाशा है, ये हम दोनों देखेंगे क्योंकि कनाडा और भारत दोनों की एक दूसरे को जरूरत है। कनाडा को आजकल जरा ज्यादा जरूरत है क्योंकि कनाडा बिल्कुल। के सबसे बड़े हमसाए, सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर अमेरिका की तरफ से अनसर्टेनिटी है। यस। तो इस अनसर्टेनिटी में फिर ऑफ कोर्स कनाडा के लिए कोई चॉइस नहीं है। कनाडा ने यूएई को भी इनविटेशन भेजी थी, सऊदी अरब को भी भेजी थी, और वो नहीं आए। चाइना को कनाडा ने इनविटेशन कभी नहीं भेजी, हालांकि हुँ, चाइना दुनिया का G2 है। जी, G1 बिल्कुल, अमेरिका है, G2 चाइना एब्सोल्यूटली है। अगर ट्रू। दुनिया में देखा जाए तो इनफैक्ट टू ही है वर्ल्ड की पावर्स, G2, G1 एंड G2 अपने इकोनॉमिक साइड में। भारत बिल्कुल। जो है वो वैसे तो फोर्थ इकोनॉमिक पावर है, लेकिन हुँ, मेरे नजदीक वो अपनी सिविलाइजेशन की वजह से, अपने साइज की वजह से, पॉपुलेशन साइज की वजह से वो नंबर 3 ऑलरेडी है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है भारत। तो बिल्कुल। इसीलिए कनाडा भारत को इग्नोर नहीं कर सकता, ना कनाडा के इदारे, ना कनाडा की ये वाली सरकार। हुँ, और इवन ट्रूडो भी कहता होता था कि भाई भारत बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन पे है, हम उसे इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन साथ साथ वो अपनी होम ग्राउंड पॉलिटिक्स भी पॉलिटिक्स खेलता भी है। करता था। ठीक है ना? हुँ, तो हुँ, ये एक रियलिटी है कि कनाडा के लिए भारत की इंपॉर्टेंस हमेशा से है, आज भी है हुँ, और रहेगी। हुँ, लेकिन उसमें बहुत सारे हर्डल्स भी हैं, हुँ, और वो हर्डल्स इस तरह के हैं कि जैसे अभी आपने देखा ट्रंप ने कहा कि आई लव पाकिस्तान, बट जी, मोदी इज अ फैंटास्टिक मैन टू। ठीक है सेम ना? सेंटेंस में, ठीक है बिल्कुल, ना? तो ये भी एक मेरे ही जुमले में, नजदीक एक हर्डल है बेशक। कि जो ये जो हाइफिनेशन है, इसकी हुँ, कोई जरूरत नहीं है, लेकिन ये हुँ, वेस्टर्न वर्ल्ड की एक पॉलिसी है कि भाई हुँ, ठीक है, हम आप हमें चाहिए भी, हम आपके साथ हुँ, काम भी करना चाहते हैं, मगर हम आपके ऊपर प्रेशर भी रखेंगे। तो वो प्रेशर कनाडा की तरफ से भी रहेगा कि भाई बात यह है कि हमें आप चाहिए भी, हमें आप अच्छे भी लगते हैं, कारोबार भी आपसे करना अच्छा लगता है, हुँ। लेकिन आपके ऊपर डिफरेंट फॉर्म्स में प्रेशर भी रहेगा, क्योंकि अमेरिका का प्रेशर रहता है। तो हम सब अमेरिका की पॉलिसियों को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली टो करते हैं। बिल्कुल ठीक। ताहिर भाई मुझे ये भी लगता है मेरा ज़ाती आप मुझे करेक्ट करिएगा अगर मैं कहीं गलत जा रहा हूँ, पर मेरी सोच ये है जो पिछले दिनों में मैंने देखा है, मुझे लगता है कि शायद भारत की भी कहीं न कहीं इस सारे में गलती रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो मुझे लगता है कि हम गलत हो जाते हैं कई बार अपनी सरकार को ही मैं कहूँगा कि हम चीज़ों को बड़े प्यूरिटन तरीके से देखना शुरू करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम अपनी समझ तो लादने की कोशिश करते हैं कनाडा पर, लेकिन कनाडा की समझ को समझने की कोशिश नहीं करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हम ये समझने की कोशिश नहीं करते हैं कि भाई एक कैनेडियन अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अपनी सोसाइटी के अंदर कैसे सोचता होगा या कैसे बिहेव करता होगा। ये मुझे लगता है एक कमी हमारे यहाँ बहुत पाई जाती है और हम ये नहीं सोचने को फॉर एग्जांपल तैयार होते कि ये जो जिस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की हम बात करते हैं वो
किस लेवल पे कनाडा में एक्सरसाइज की जाती है, वो हम अक्सर वहाँ भूल करते हैं। मगर दूसरी तरफ ये भी सही है, और इसके मल्टीपल एग्जांपल्स मौजूद हैं कि कनाडा भी इसको लेकर कोई बहुत सीरियस तो नहीं है। मेरा मतलब ये है कि लूप होल्स तो वहाँ के सिस्टम में भी हैं, और अल्टीमेटली ये जो जिसका आपने इशारा किया कि जो खालिस्तानी एलिमेंट्स वहाँ पहुंचे हुए हैं, आप ये देखें ना कि चाहे वो कनिष्का बॉम्बिंग के केसेस हों, हमारे यहाँ से जो मर्डर करके लोग गए हुए हैं उनको जो वहाँ पनाह देने की बातें हों, तो जो इस किस्म के तमाम एलिमेंट्स हैं उनको तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनको उनकी वापसी की बात होनी चाहिए। क्रिमिनल एलिमेंट्स को वहां पर रखने को तुक नहीं बनता है, चाहे उन्होंने वहां जाकर कैनेडियन पासपोर्ट ही ले लिया हो। उससे सारी बात, इनफैक्ट पासपोर्ट लेने से पहले ही आपको इंक्वायरी करनी चाहिए इन चीजों की। खैर, उससे अलग मैं जो प्रेस कम्युनिके जो उनका आया दोनों का, वो मुझे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा था। मुझे लगा हमें उस पर बात करनी चाहिए। एक तो उन्होंने न सिर्फ टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की बात की, अपनी सॉवरेंटी की बात की दोनों ने, और वो म्यूचुअल की, और ये कहा कि जी म्यूचुअल रिस्पेक्ट भी होनी चाहिए साथ में। मुझे लगता है ये दो जो बातें हैं, इनको अगर सही मायनों में एक्सरसाइज किया जाए तो बड़ी सारी दिक्कतों का निवारण किया जा सकता है, अलग उनको सॉर्ट आउट किया जा सकता है बेसिकली। जी देखिए, और जी जी सॉरी सॉरी, जी गो जी अहेड, गो काइंडली अहेड। गो, जी आप बोले। जी देखिए, जो बात प्रेस जो जो सॉर्ट ऑफ एक प्रेस रिलीज की है उस पे मैं अभी बात करता हूँ। आपने शुरू में अभी बातें कुछ कमेंट्री की सूरत में की, हम्म उसमें से मैं एक बात बता दूं कि एक तो ये जो क्रिमिनल रिलेटेड कुछ एलिमेंट्स हैं, और भारत शायद ये कहता है कि भाई आप हमें वापस कर दो। हम्म वो तो भारत से गए थे और भारत ने उनको वापस लेके बाय द वे करना क्या है? उनकी जो क्रिमिनैलिटी है वो तो यहाँ पे अब कनाडा में बन रही है ना, वो तो कनाडा के लिए प्रॉब्लम है। भारत के लिए तो वो फिल्थ था जो साफ हो गया, अब वो हम्म, कनाडा गंद आ गया हुआ है। बिल्कुल ठीक है, वो भी है। और वो कनाडा को फेस करना पड़ रहा है। लेकिन मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं उन खालिस्तानी एलिमेंट्स की बात कर रहा हूँ जो इडियोलॉजिकली इंस्पायर्ड है, जो क्रिमिनल नहीं है, जो हम्म इडियोलॉजिकल इंस्पायर्ड है, जो ऑलमोस्ट बॉर्न इन कनाडा है। मतलब जगमीत सिंह एक मिसाल है। राइट। ठीक है, ठीक है, वो तो मतलब कैनेडियन टॉप के पॉलिटिशियंस रहे हैं। हम्म ठीक है, वो तो मतलब इडियोलॉजिकली है। इस तरह के और एमपीज हैं, एमपीपीज हैं। अच्छा, जी। वो कोई क्रिमिनल थोड़ी है। हम्म वो तो कैनेडियन सिस्टम के वो पक्के पक्के पार्टनर्स हैं, बिकॉज प्रोडक्ट्स है। वो बिल्कुल कैनेडियन है। ठीक है, करेक्ट। हम्म ठीक है। तो हम्म उनको उनको कैसे सही बात से कन्विंस किया जाए, ये भी एक हम्म चैलेंज है। बिकॉज वो, अच्छा, फिर मैं बहुत सारे लोग हैं, मैं कईयों को जानता हूँ जो कैनेडियन सिस्टम में पॉल घुसे हुए हैं, और वो बड़े हम्म एज ह्यूमन बीइंग दे आर वेरी गुड पीपल। ठीक है, तो हम्म वो बड़ा उनका अच्छा लाइफ का ट्रैक रिकॉर्ड है, कोई इशू नहीं हम्म है। दे आर वेरी वेल रिस्पेक्टेड पीपल इन कैनेडियन सोसाइटी। जो आप देखते हैं ना, ये डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के लोग जो धमकियां दे रहे हैं कि एयर इंडिया का जहाज उड़ा देंगे, उनको छोड़िए। हम्म मैं बात कर रहा हूँ बहुत ही एबल लोगों की। जो आपने अभी हम्म पीछे बात की कि वो हमारे भारतीय सिस्टम की भी खराबी है कि हम उन चीजों को समझ नहीं पाते, तो हम्म मैं वही बात कर रहा हूँ। मैं ऐसे ऐसे नोबल नेबल जो ह्यूमैनिटी के लिए होते हैं, काम कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, कैनेडियन हम्म बॉर्न हैं, पंजाबी बैकग्राउंड के हैं, जैसा मैं खुद पंजाबी बैकग्राउंड का, बट आई एम नॉट कैनेडियन हम्म बॉर्न। ठीक है, मेरे हम्म बच्चे यहाँ के मतलब वो बहुत छोटे थे जब आए थे, तो वो यहाँ के ब्रॉट अप है। जिस तरह वो बिल्कुल। सिस्टम को समझते हैं, अब वो सब जवान है, इसी तरह हम्म वो भी जो खालिस्तानी घरों में पैदा हुए और जो हम्म कनाडा में पैदा हुए, वो बिल्कुल डिफरेंट ब्रीड है। अब उनको कैसे डील करना है, ये ना तो हमारी भारतीय सरकार को ठीक से समझ आती है, मैं कुछ साफ बोलूं, और ना बिल्कुल। जो हमारा दूसरा इंडो कनेडियन डायस्पोरा है, कोट अन कोट, जो हिंदू बहन भाई है, जो हम्म 1 मिलियन से ज्यादा यहाँ बसते हैं। हम्म असल में तो ये उनकी भी जिम्मेदारी बनती है ना कि वो इमोशनल। चलिए। हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हम या तो रुस जाते हैं, रूठ हम्म जाते हैं, हम्म इमोशनल हो जाते हैं। तो हम्म हम या इमोशनल हो जाएंगे, थ्योरीज हम्म बनाएंगे, रूठ जाएंगे, मैं नहीं बोलता तुम्हारे साथ, कुटी होगी तुम्हारे साथ। हमें कैनेडियन सिस्टम में ऐसा नहीं है।
मैं खासतौर पर उन इंडो कैनेडियन बहन भाइयों से कहूंगा जो यहाँ पे पल बढ़ रहे हैं, जो यहाँ के सिस्टम का हिस्सा है, उनको ये समझना चाहिए कि उनको ये डायलॉग के लेवल पे लॉबिंग कैसे करनी है एकेडेमिया के साथ, पॉलिसी मेकर्स के साथ, कि भाई ये वाली बात नहीं है। देखिए मेरा प्रॉब्लम क्या है कि मुझे खालिस्तान पे जो यहाँ पे होता है, मुझे कोई इशू इसलिए नहीं होता कि वो भारत के लिए कोई थ्रेट नहीं है, नंबर वन, वो यहाँ का प्रॉब्लम है, ठीक है। अच्छा, नंबर दो, अगर वो अपनी बात करते हैं तो उनको कनाडा के फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के सिस्टम में परमिशन है, मगर वो ये बात नहीं कर सकते कि ग्लोरिफिकेशन ऑफ टेररिज्म, एक्ट्स ऑफ वायलेंस वायलेंस। और एक्ट्स ऑफ टेररिज्म की बात नहीं कर सकते। अब ग्लोरिफिकेशन ऑफ टेररिज्म कैसे होती है? देखिए ना, यहाँ पे कनाडा में हरदीप सिंह निज्जर का कत्ल तो कोई करीब 2 साल पहले हुआ था, जून 2023 में हुआ था, ठीक है। मगर वो तो जो एक्सट्रीमिस्ट खालिस्तानी एलिमेंट्स हैं कनाडा में, वो तो उससे कहीं पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी को मार देने की धमकियां देते हैं। वो उससे उससे बहुत पहले वो ऐसे पोस्टर लगा रहे हैं, कनाडा का जो भी हाई कमिश्नर आता है, जो भी कॉन्सल जनरल आता है, वो कहते हैं जी इसको हम मार देंगे। तो इसमें बात होनी चाहिए। निजर के कत्ल पे वो तो भारत की लॉ एनफोर्समेंट जाने, कनाडा की लॉ एनफोर्समेंट जाने, वो तो प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी ने कहा है कि वो लॉ एनफोर्समेंट टू लॉ एनफोर्समेंट बातचीत चल रही है। मेरा मसला ये है कि निजर के कत्ल से जरा एक लेवल पे हट जाएं, क्योंकि निजर का कत्ल तो 2 साल हुआ है, जो अब खालिस्तानियों के हाथ में एक टूल आ गया हुआ है। अब उसकी क्या इन्वेस्टिगेशन है ये तो हमें पता नहीं है, तो आने वाली दिनों में पता चलेगी। मगर जो ग्लोरिफिकेशन ऑफ टेररिज्म साल हर साल से हो रही है, उसमें बात करें, उसमें हमारी डायस्पोरा को बात करनी चाहिए। जो एयर इंडिया बॉम्बिंग हुई थी वो तो 40 साल पहले हुई थी, ठीक है। तो वो तो कनाडा की टेररिस्ट मतलब कनाडा के सॉइल से लिंक टेररिस्ट हिस्ट्री है, ठीक है। वो भारत से ज्यादा तो कैनेडियंस उसमें है इन्वॉल्व। तो इस एंगल पे कभी भरपूर तरीके से बात नहीं की हमारे डायस्पोरा ने भी। भारत का मीडिया तो आई एम सो सॉरी, वहां तो लगता है मछली मंडी है, वो तो मुझे समझ नहीं आती उसकी तो, ठीक है। हालांकि वो अगर हम पाकिस्तान जैसे मुल्कों से कंपेयर करें तो बहुत बढ़िया है, आई डू अंडरस्टैंड, उनमें वाइब्रेंट बातें भी होती हैं, सब कुछ होता है। लेकिन हम अगर अपने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक चाहें तो वो भारत का मीडिया उस इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए बाय द वे है भी नहीं, वो है भी भारत के लिए, भारतीयों के लिए, तो शायद वो ठीक काम कर रहे हैं अपना, ठीक है, दैट इज फाइन। लेकिन बात यह है कि हमारी सरकार की, उनके इदारों की, मतलब कनाडा की सरकार हो या भारत की सरकार हो, इन दोनों की वो कैसे आपस में डील करते हैं, या फिर भारत की सरकार, खासतौर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, खासतौर पर इनके यहाँ पे जो इदारे हैं वो कैसे काम करते हैं, वो उनके काम में इफेक्टिवनेस आए। हमारे डायस्पोरा जो इंडो कैनेडियंस हैं 1.5 मिलियन से ज्यादा, उनके कंधों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी आती है। बात आपकी बिल्कुल ठीक है, पर जो मुझे जहाँ दिक्कत आती है ना, कि जैसे मैं एक्चुअली जब आपने रोका था उस समय कुछ कह रहा था आपसे कि फॉर एग्जांपल जैसे हम कहते हैं कि भाई एक दूसरे के मामलों में इंटरफेरेंस ना की जाए, ये भी उस कम्युनिके का हिस्सा है। अब मसला मेरा वहाँ खड़ा होता है ना कि अगर यहाँ पंजाब में कुछ होता है या कि यहाँ फार्म लॉज आते हैं, अब देखिए उसको लेकर वहां पर मुहिम चलती है, वहां की पार्लियामेंट तक में बात आती है। अब कोई सवाल करे कि वहां की पार्लियामेंट को क्या तुक बनती है, क्या हक बनता है कि हिंदुस्तान कौन सा लेजिस्लेशन बना रहा है, इसको लेकर वहां की पार्लियामेंट अपने कमेंट दे। इज दिस नॉट कॉल्ड इंटरफेरेंस ऑफ अनदर कंट्री? बिल्कुल इंटरफेरेंस है, और ये ट्रूडो के जमाने में बहुत ज्यादा हुई। फिर इसका हल क्या है? इसका हल ये नहीं है कि हम प्रिंसिपल्स के ढोल बजाएं, प्रिंसिपल्स दुनिया में कहीं नहीं चलते। फिर भारत के पार्लियामेंट में भी कोई कैनेडियन इशू या अमेरिकन इशू पे बात होनी चाहिए ना, वहां पे भी ये मसला उठाएं कि जी कनाडा में जो ट्रकर्स का प्रोटेस्ट हुआ था, उसमें कनाडा की सरकार ने जो इमरजेंसी लगाई थी वो ह्यूमन राइट्स का एब्यूज था। देखिए, चीजों को टैक्टफुली फिर डील करना पड़ता है ना। अगर कनाडा या अमेरिका भारत के इंटरनल मामला पे बात करता है तो फिर भारत के पार्लियामेंट को क्या रुकावट है कि वो नहीं कर सकती बात कनाडा के और अमेरिका के? अमेरिका में हर वक्त जो है वो ब्लैक्स के और एथनिक इश्यूज रहते,
ठीक है। नहीं, ये बात सही है। मैं आपको बताऊँ, पीछे न्यूज़ीलैंड के फॉरेन मिनिस्टर हमारे यहाँ आए हुए थे, तो मुझे याद है उनका एक इंटरव्यू हो रहा था। हमारे यहाँ की जर्नलिस्ट हैं पलकी शर्मा, वो कर रही थी उनका इंटरव्यू, और उन्होंने एग्ज़ैक्टली आप जो बात कह रहे हैं, ये बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि भई उन्होंने कहा जी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, हम कुछ नहीं कर पाएँगे इसका, और इस तरह लोग करते हैं हमारे यहाँ पे। तो उसको लेकर उन्होंने कहा कि भई क्या आपको अच्छा लगेगा कि फिर अगर आपके यहाँ के लिए हमारे यहाँ पर इसी तरह के डेमोंस्ट्रेशन शुरू हो जाए, तो हाउ विल यू फील इट? और मजे की बात क्या थी कि उनके पास का कोई जवाब नहीं था। ही हैड नो आंसर, ही वाज कंप्लीटली टेकन अबैक। तो मतलब मुद्दे तो इस तरह के बन सकते हैं जो आप कह रहे हैं, शायद हम लोगों को उसी रास्ते पर जाना पड़ेगा, लेकिन मैं इस पर कभी और विस्तार में बात कर लेंगे डिटेल में। मैं अब आपको लेके जाना चाह रहा हूँ बड़े मुद्दे पर, जहाँ दो बड़े सब्जेक्ट्स हैं, इससे पहले कि हम लोग इसको अगले आधे घंटे में खत्म करें। वो ये कि एक तो आपकी क्या परसेप्शन है, ये जो ट्रंप ने आसिम मुनीर को बुलाया था, आपके नज़दीक क्या मामला है ये? और फिर अब तो बातें बाहर भी आई हैं, जो कही जा रही हैं बाहर की, भई कि क्यों बुलाया गया वहाँ पर? तो आपका परसेप्शन क्या है इस सारे मुद्दे पर? आसिम देखिए, मुनीर और मुलाकात। पहली बात ये है कि यूनाइटेड स्टेट के किसी प्रेसिडेंट की तरफ से किसी दूसरे देश के आर्मी के चीफ को बुलाना, ये एक अनप्रेसिडेंट वाकया है, क्योंकि वो हेड ऑफ द स्टेट तो नहीं है। ठीक है, राइट, मतलब ट्रंप ने कह दिया कि जी पाकिस्तान में सबसे पावरफुल आर्मी यही है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि वो सही, हेड ऑफ स्टेट ना होने के बावजूद वो हेड ऑफ द स्टेट है, मगर हेड ऑफ ऑफ स्टेट, मगर बिल्कुल। ऑफिशियल कैपेसिटी में तो वो हेड ऑफ द स्टेट नहीं है। वो तो एक नहीं, 22वें 23वें ग्रेड का ऑफिसर है। हुँ, ठीक है, हुँ, जिसको इवन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के सामने भी सल्यूट मारना चाहिए, बिकॉज वो तो सरकार, पाकिस्तान की सरकार का एक ऑफिसर है ना, जैसे कोई चीफ रहता है, सेक्रेटरी होता है। बिल्कुल। जी। जैसे वो, तो क्या चीफ सेक्रेटरी मतलब उस मुल्क का हेड हो गया? हुँ, हुँ, ठीक है, तो हुँ, अब ये एक अनयूजुअल है। अब ये सोचना है क्यों बुलाया। अब उसके बाद जो 2 घंटे की मुलाकात हुई है, हुँ, उनको लंच भी खिलाया। ट्रंप तो हुँ, बड़े बड़ों को लंच नहीं खिलाते। ठीक है, ट्रंप का तो ये मामला है कि वो यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की कुछ महीने पहले आए थे, लंच उनको खिलाना था, उनके हुँ, साथ उनकी मुठभेड़ हो गई, तो उन्होंने उसको हुँ, कहा कि गेट आउट ऑफ द रूम। तो लंच भी उनका करे का दर्रा रह गया। ठीक है, हुँ, तो वो जो अमेरिका की डार्लिंग देश है यूक्रेन, उसके साथ ये सलूक किया। तो अब हुँ, यहाँ पे सोचने वाली बात ये है कि इतने मतलब प्रोटोकॉल के साथ उसको क्यों बुलाया? ठीक है, प्रोटोकॉल में उसकी गाड़ी अंदर नहीं गई, वो पैदल चल के गया, इट डजंट मैटर। भाई ट्रंप हुँ, ने उसको लंच खिलाया, बैठ के बात की। तो सोचने वाली बात यह है कि 2 घंटे क्या बातें हुई। अब जो ट्रंप हुँ, ने उसके बाद कहा है बातचीत करते हुए कि जी मैंने उसका शुक्रिया अदा करना था कि हुँ, उसने मेरे कहने पे भारत और जंग रोक पाकिस्तान दी। की एटॉमिक वॉर जो है ना वो नहीं होने दी। हुँ, ठीक है, और मैंने हुँ, शुक्रिया अदा करना है मोदी का भी, और मैं करता रहता हूँ। अच्छा, मोदी जी कहते हैं, इंडिया कहता है भाई आपका कोई रोल ही नहीं था। हुँ, उन्होंने 17 जून को एक वीडियो रिलीज किया, हुँ, विक्रम मिश्री जी ने, जो भारत के मिस्त्री ने। फॉरेन हुँ, सेक्रेटरी हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई हम प्रेसिडेंट ट्रंप को बताना चाहते हैं कि सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स क्या थे 6 मई से 10 मई तक, उसमें कोई आपका रोल नहीं था। हुँ, अच्छा, इसके बावजूद वो उससे अगले रोज मिलता है एवरीडे। और फिर वही बात दोहराता है। ठीक है, अब हुँ, हमारे प्राइम मिनिस्टर कनाडा के वो बार बार ट्रंप से कहते हैं कि भाई हम वी आर नॉट फॉर सेल, हम तुम्हारा हिस्सा नहीं बनना चाहते। वो हर बार कहता है कि नहीं 51st स्टेट बन जाओ। ये जानता 50% है कि एक स्टाइल है या उसका एक नफसियाती प्रॉब्लम है। लेकिन सही, सोचने वाली बात यह कि शुक्रिया अदा करने के लिए आसिम मुनीर को तो उन्होंने 2 घंटे नहीं बुलाया ना। बिल्कुल नहीं। ठीक है, हुँ, और हुँ, भारत और पाकिस्तान की बात जो की है उन्होंने, वो हुँ, असल में मेरे नजदीक ऑप्टिक्स है। वो दुनिया को, मीडिया को गुमराह हुँ, करना है। असल बात सही, कुछ और है। बिल्कुल। वो हुँ, सिर्फ दुनिया को ये कहना है कि जी असल तो मैं तो सिर्फ शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। हुँ, लेकिन हुँ, इनफैक्ट उसमें ट्रंप ने एक और बात भी कर दी, चूंकि उसके मुंह से जी, तो बात रुकती तो है नहीं, वो रोकना भी चाहे तो नहीं रुकती। तो उसने हुँ, दूसरी बात भी कर दी। उसने कहा और मैं इसलिए भी मिलना चाहता था कि हुँ, ईरान को आसिम मुनीर से बेहतर कोई नहीं जानता। हाँ, दे नो अच्छा, द बेस्ट। ठीक है हुँ, ना, लेकिन ये भी ट्रंप ने गलत बात की है। ईरान को आसिम मुनीर जानता है, आई डू अंडरस्टैंड। आसिम मुनीर हुँ, शायद वहां पे मेरा ख्याल है ईरान में पाकिस्तानी सरकार की तरफ से आईएसआई का भी रहा है एक जमाने में, और वो आईएसआई का चीफ भी आसिम मुनीर रहा है एक जमाने में। ठीक है, हुँ, वो हुँ, ईरान को जानता है, मगर ईरान को आसिम मुनीर से कहीं ज्यादा बेहतर तो इसराइल खुद जानता है। ऑफ कोर्स, ऑफ ठीक है, कोर्स।
ठीक है, मतलब वो ईरान, मतलब आसिम मुनीर का तो जो जानने का प्रोसेस है वो बड़ा सतही सा है, क्योंकि पाकिस्तानी डेप्थ में उतर ही नहीं सकते। करेक्ट। वो मतलब इस वक्त पर्शियन स्पीकिंग ज्यूज जो हैं हाँ, वो एक बहुत बड़ी तादाद इसराइल में रहती है, और इसराइल में इसराइल का जो जासूसी का नेटवर्क है ईरान में वो इतना फैला हुआ है। हमने बिल्कुल। तो मतलब ट्रंप को क्या जरूरत पड़ी हुई है कि सिर्फ मालूमात ले आसिम मुनीर से कि तुम ईरान को बहुत जानते हो। इसराइल उसका पार्टनर है, इसराइल उससे कुछ आसिम मुनीर से 1000 गुना ज्यादा जानता है। तो ये बात भी नहीं है। ट्रंप उसे कहना चाहता है कि कुछ करो भाई तुम ईरान के खिलाफ। असल ये था मुलाकात का। और ठीक आपको है, क्या लगता है कि वो क्या करवाना चाह रहे हैं? अच्छा, लेकिन आसिम मुनीर के लिए ये बड़ा मुश्किल है कि पाकिस्तान में ईरान के लिए हमदर्दियां बेपनाह हैं। बिल्कुल। एक तो इसराइल के लिए दुश्मनी बहुत है। अच्छा, पाकिस्तान बहुत। में ईरान, आपको याद होगा कि 1.5-2 साल पहले पाकिस्तान और ईरान ने एक दूसरे के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक्स की थी। तब पाकिस्तान का हर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ईरान के खिलाफ ऐसे ही लिख रहा था जैसे वो भारत के खिलाफ लिखता है। ठीक है, मतलब ईरान को एक तो दुश्मन भी बना लेते हैं 1 मिनट में, फिर ये दुश्मन बन जाता है ईरान इनका, इसलिए कि ईरान शिया देश है। अगरचे पाकिस्तान में 30 to 40% शिया बसते हैं और वो बड़े जज्बाती शिया हैं। खुद मोहसिन नकवी जो आसिम मुनीर के साथ गया हुआ था, हाँ। शायद पता नहीं वो अंदर गया या नहीं गया ट्रंप से मिलने के लिए, लेकिन वो खुद एक शिया आदमी। अच्छा, मुझे शियों से सुन्नियों से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन मैं सिर्फ एक एनालिसिस करते हुए बयान कर रहा हूँ कि जी, जी। पाकिस्तान में हालांकि 30% रफली शिया रहते हैं, लेकिन पाकिस्तान में जो जनरल मैसेज है वो बड़े एंटी शिया है। बिल्कुल। ठीक है, अच्छा, वो एंटी शिया भी हैं, लेकिन चूंकि इस वक्त लड़ाई उनकी इसराइल के साथ है, ईरानियों की, तो इसराइल हनूदो यहूद, ये टर्म यूज करते हैं कि जी, हिंदू जी। और यहूदी जो है ना हमारे अजली दुश्मन है। हाँ, ये पाकिस्तान का माइंडसेट है, बिल्कुल। और वो इंतहाई घटिया माइंडसेट है, मगर वो इसी तरह है, का माइंडसेट है उनका। ठीक है, सही। तो हुँ, अब मसला ये है कि चूंकि यहूदी आ गए हैं मुकाबले में, हुँ, तो शिया भी अब दोस्त हो गए। तो हुँ, जनरल आसिम मुनीर के लिए एंटी ईरान जाना बड़ा मसला है, क्योंकि पाकिस्तान की जनता ऑलरेडी हुँ। आसिम मुनीर के हक में नहीं है, क्योंकि तहरीक इंसाफ जो है वो बहुत बड़ी इमरान खान परसेंटेज है वाला। पाकिस्तान में। बिल्कुल, ठीक है, तो बिल्कुल। ये मुलाकात तो कर ली ट्रंप ने, हुँ, और आसिम मुनीर ने भी अपने पंजे गाड़ दिए। कहाँ गाड़े? पाकिस्तान के सिस्टम में। ये पाकिस्तान के सिस्टम को कह दिया सबको कि देखो अब तो ट्रंप ने, जो जो आज तक हिस्ट्री में अमेरिका का कोई प्रेसिडेंट किसी हुँ, दूसरे देश के सिपा सलार से नहीं मिला, सिर्फ बिल्कुल। मुझसे मिला है, तो मुझसे डर के रहो। तो मेरा पाकिस्तान में जो राज है अब वो मान लो। हुँ, ठीक है ना? हुँ, अच्छा, हुँ, ट्रंप ने ये करके साबित कर दिया कि अमेरिका से ज्यादा घटिया पॉलिसियां दुनिया में किसी देश की नहीं है, कि डेमोक्रेसी के ये नारे लगाते हैं, ट्रू। और जितने ये मिलिट्री डिक्टेटर होते हैं ना उनके साथ हुँ, बैठ के ये खाने खाते हैं। पूरा हिस्ट्री है इसका, सही बात है। ठीक है, तो बिल्कुल। ये भी एक्सपोज एक बार फिर हो गया। अच्छा, हुँ, आसिम मुनीर को यकीनी तौर पर 2 घंटे में उसने कहा होगा कि भाई तुम ये करो, तुम वो करो ईरान के खिलाफ। ठीक है, हुँ, क्योंकि मोदी जी को तो वो कह रहे हैं फैंटास्टिक मैन, आई लव पाकिस्तान, मोदी जी इज अ फैंटास्टिक। हुँ, वो इशू नहीं है। इशू उसका हुँ, ये है कि भाई तुम ईरान के खिलाफ क्या कुछ कर सकते हो। हुँ, क्योंकि देखे ना, एक और इंपॉर्टेंट बात रखें, अब इसराइल और अमेरिका चाहते हैं रजीम चेंज हो। हुँ, रजीम चेंज ऐसे तो नहीं होती, सिर्फ खामेनाई को मार देने से रजीम चेंज तो नहीं हो जाएगी। बिल्कुल नहीं। खामेनाई मर जाएगा, सेकंड ऑर्डर की कोई और आ लीडर जाएगा। तैयार बैठी हुई है। हुँ, जब तक हुँ, वहां पे खाना जंगी ना हो ईरान में, बिल्कुल। ठीक है, तब तक रजीम हुँ, चेंज नहीं होगी। तो खाना जंगी कैसे होगी, इसके लिए आसिम मुनीर साहब की खैरमाद लेनी है। तो भाई, ओह! कि भाई बेसिकली तुम खाना जंगी यहाँ, कराने के लिए। ऑफ हुँ, कोर्स, मतलब ये कोई हुँ, रातों रात का खेल तो है नहीं रजीम चेंज का। हुँ, ठीक है, देखिए ना, वो मर भी जाएगा, ऑलरेडी बूढ़ा आदमी है, अगर ना भी इनके हुँ, बम से मरे तो उसने साल हुँ। 2 साल या जो भी भगवान ने उसकी हाँ, उम्र कुछ लिखी भी है है ना, ठीक बात उसने है। चले जाना है। हुँ, ठीक है, इससे पहले खमीनी होता था, अब खामेनाई आ गया, खामेनाई के बाद कोई और आयतुल्ला आ जाएगा।
ठीक है, लेकिन उस इन आयतुल्ला की जो रजीम्स हैं उसको चेंज करने के लिए ऑफ कोर्स वहां पे खाना जंगी करवानी होगी। इधर से जो जो बलोचिस्तान है, जो ईरान का बलोचिस्तान है, क्योंकि आधा बलोचिस्तान तो ईरान में है ना, तो वहां से खाना जंगी शुरू होगी पाकिस्तान के साथ लग। उसका फायदा पाकिस्तान को भी है कि पाकिस्तान के बलोचिस्तान पे भी वो ऑपरेशन जरा सख्त कर देंगे, अमेरिका की आंखें बंद रहेगी पाकिस्तान के खिलाफ, और दूसरी तरफ वो ऑपरेशन शुरू कर देते हैं बलोचिस्तान ईरान से, फिर वो आगे आगे आग फैलाते हैं। और तो ये इसके लिए तैयार करना, ये कोई ओवर नाइट ऑपरेशन की प्लानिंग के लिए नहीं बुलाया आसिम मुनीर को। आसिम मुनीर को इंडिकेशन दिया कि जनाब ये एक लंबा खेल है, आप भी लंबे सीट पे बैठे रहेंगे, आपको हम आशीर्वाद देते हैं, काम आपने करना है, चूंकि अफगानिस्तान की खाना जंगी भी आप ही ने करवाई थी, आप बड़े एक्सपर्ट हैं इस काम में, ठीक है, आपने कई सालों तक खाना जंगी अफगानिस्तान में करवाई, आप खुद पाकिस्तान में भी खाना जंगी सॉर्ट ऑफ करवाते रहते हैं, तो आप बड़े एक्सपर्ट हैं इस काम में, तो हमें आपकी खिदमत चाहिए खाना जंगी के लिए, आपकी सीट पक्की है, आपको कोई हला नहीं सकता फील्ड मार्शल के ओहदे से। तो ये मतलब मुझे साफ नजर आता है, ये मेरी बात लिख लीजिए। ये लॉजिकल है जो आप कह रहे हैं। एक्चुअली मैं हैरान था, मैं आपसे बताऊं ताहिर भाई, मैं आज दिन में एक अमेरिकन कमेंटेटर को सुन रहा था जिसने ये कहा कि इससे पहले जो अमेरिकन प्रेसिडेंट मिले हैं आर्मी चीफ से, वो दरअसल तब मिले हैं जब वो हेड ऑफ स्टेट बन गए हैं। ऑफ कोर्स हाँ, तो मगर इस केस में उन्होंने कहा कि ये बहुत अर्ली मिला है ट्रम्प, एंड क्या ये इस बात की तरफ भी इशारा है कि आने वाले समय में, आने वाले टाइम में ये सरकार वैसी फ्रजाइल है, क्या ये भी पॉसिबल है कि यही टेक ओवर करेगा और अमेरिका एक लॉन्ग टर्म देख रहा है, इसको डील दे रहा है कि भाई जाओ, हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, राज करो। जी जी, देखिए बात ये है कि आर्मी चीफ जो इस वक्त पाकिस्तान का है, ये ऑलरेडी हेड ऑफ द स्टेट है, ये सामने आना नहीं चाहता क्योंकि कैरी लोगर बिल लगा हुआ है इसके खिलाफ, वो फिर अमेरिका की लेजिस्लेशन प्रेसिडेंट ट्रम्प का भी लिहाज नहीं करेंगी, वो इफेक्टिव हो जाएंगी। तो वैसे भी अब पाकिस्तान का हेड ऑफ ये जो होता है सिपा सलार, वो समझता है कि मुझे जरूरत क्या है दही बनाने की, जब दूध बराह रास्त ही मुझे मिल रहा है, ठीक है ना। तो वो दही जमाने के चक्कर में नहीं है, उनको पता है कि जो रियासत का दूध है वो डायरेक्ट ही उनके पास आ रहा है, तो उनको दही जमाने की क्या जरूरत पड़ी हुई है। मजे की बात क्या है, मुझे इसमें फायदा नजर आता है ताहिर भाई आर्मी चीफ का, कि अगर वो नहीं जाता है तो जो ब्लेम है वो पॉलिटिकल क्लास पे जाएगा, कोई भी गलती होगी उसका। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। तो दूसरी तरफ मगर रहे भाई, जब आप ये कहते हैं कि खाना जंगी की बात और इसके बाद में कौन, तो ये रजा पहलवी वाला जो रोल आ रहा है ये क्या है? देखिए रजा पहलवी वाला रोल जो है वो चल रहा है, हमारे पास मेरे बहुत सारे ईरानी दोस्त हैं जो रजा पहलवी के साथ हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि फ्रैंकली रजा पहलवी भी कोई मतलब बड़ी ऑप्शन होगा, मुझे वो चला हुआ कारतूस लगता है फ्रैंकली, क्योंकि आप याद कीजिए 1977 से जो इनकलाब ईरान की एक मूवमेंट चली थी, उस वक्त खमीनी फ्रांस में रहते थे, और उस वक्त ये पहलवी खानदान जो था ना वो ऑफिस में था, तो इन मौलवियों को वेस्टर्न वर्ल्ड ने रवाना किया फ्रांस से आशीर्वाद देके कि जाओ टेक ओवर कर लो, और ये जो इनका ये जो पहलवी खानदान था इसका तख्ता उलट दिया था। तो देखिए अब ये चले हुए कारतूस हैं। अच्छा, फिर जब रेवोल्यूशन हुआ था तो उसमें भी बहुत ज्यादा पार्टियां आ गई थी, खुलक पार्टी थी जो उस वक्त थी, फिर मैं इसकी पार्टी का नाम भूल गया, मौलवियों की पार्टी का नाम, तो ये थे, और बहुत सारे ग्रुप्स थे उस वक्त ईरान के, वो बड़े बड़े लीडर थे, और भी मैं अब कुछ के नाम भूल रहा हूँ, हालांकि मैंने इनको बहुत करीब से पढ़ा हुआ है। एनी हाउ ये अच्छा, वो कम्युनिस्ट थे जो इनकलाब ला रहे थे रजा शाह पहलवी के खिलाफ, लेफ्टिस्ट थे। फिर उन कम्युनिस्टों ने प्रॉमिस किया इनके साथ, मौलवियों के साथ, खमीनी के साथ, खमीनी के पेरिस में बैठा हुआ, इनसे कहा कि आप आ जाएं, हम मिल के रजा पहलवी की हुकूमत उलटते हैं। अच्छा, रजा पहलवी की हुकूमत उलटने में अमेरिका भी शामिल था उस वक्त, और अमेरिका और वेस्टर्न वर्ल्ड भी शामिल थी। जब वो हुकूमत उलट गई तो जो दो पार्टनर थे, जो खुल्क पार्टी के कम्युनिस्ट थे और ये खमीनी था, खमीनी ने सबसे पहले खुल्क पार्टी के हजारों लोगों को फांसी चढ़ाया जो उनके पार्टनर थे,
जो खमीनी के पार्टनर थे, मैं 1979 की बात कर रहा हूँ, जी जी जब इनकलाब ईरान सो कॉल्ड हुआ था, तो करेक्ट। उस वक्त जो खुल्क पार्टी के कम्युनिस्ट थे, जिनकी मदद से खमीनी ने टॉपल डाउन किया था पहलवी हम्म हुकूमत को, फिर हम्म खमीनी ने ही अपने जो जो पार्टनर्स थे उनको फांसी पे चढ़ाया अब, और लेफ्टिस्टों की छुट्टी कर दी। जो उनको इक्तदार में लाए थे खमीनी, यानी जो वेस्टर्न वर्ल्ड इक्तदार में लाई थी, खमीनी उनके खिलाफ हो गया। हम्म तो ये जो है ना इक्तदार का खेल, खास तौर पर ये जो मुनारकी सिस्टम में चलता है, ये बड़ा खतरनाक है। तो पहलवी खानदान भी मुनारकी सिस्टम का एक हिस्सा है। अब देखिए, ईरान में आसानी से कुछ नहीं होगा। ईरान में रेवोल्यूशन अगर आता है, मैं आपको बता दूं, तो इस वक्त का जो प्रेसिडेंट है उसको आगे किया जाएगा, वो छुट्टी कराएगा ये जो रेवोल्यूशनरी गार्ड ग्रुप की, ये जो हम्म खामिनाई है, ये IRGC। रेवोल्यूशनरी गार्ड ग्रुप का है। हम्म तो ईरान की हिस्ट्री को, मतलब हम्म हिस्ट्री क्या, उसकी जो जियो पॉलिटिक्स है, मैं उसको बहुत बारीकी से देखता रहता हूँ। हम्म तो वो कोई हम्म इतना आसान खेल नहीं होगा कि जी सिर्फ हम्म एक आदमी की हमने छुट्टी कराई, खाना हम्म जंगी शुरू करा दी, सब कुछ हो जाएगा। तो वो एक मैस हम्म होगा, जो हम लिबिया में हमने खाना जंगी की सूरत में हम्म आज भी चल हम्म रहा हम्म है, सीरिया में चल हम्म रहा है। तो हम्म अमेरिका सोचता है कि वो भी उसको शूट करता है, क्योंकि ईरान डिस्टेबलाइज तो हो जाएगा ना, उसका हम्म न्यूक्लियर हम्म प्रोग्राम तो खत्म हो जाएगा ना, लोग एक दूसरे के गले काटेंगे, उसमें अमेरिका का क्या जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है। लेकिन इसमें ये बताएँ फिर ताहिर भाई हमको, चूँकि ये बड़ा सारा एरिया है जो आपको साथ कवर करना है 10-15 मिनट में। मुझे ये भी बताएँ कि ये जो क्या ये भी मानकर चला जाए कि इस सारी कोशिश में ये जो तमाम खत्ता है, ईरान को अगर आप लेते हैं, पाकिस्तान बगल में है, इतना सब कुछ होगा तो ये तो नहीं है कि जो अंदर बैठा हुआ शिया है पाकिस्तान के अंदर, वो खामोश बैठेगा। तो वो वहाँ क्या, दूसरे ये कि जो IRGC है, मान लीजिए इंटरनल डिस्टर्बेंसेस होती हैं, IRGC टूटता है, बमबारी ऑलरेडी चल रही है, तो क्या ये नहीं हो सकता है कि जो IRGC के लोग हैं, फिर ये जैसे आपको याद है इराक में जो बाथ पार्टी के साथ हुआ था, वो बाथ पार्टी के लोग फिर बाहर जाकर ISIS में मिले, कोई अलकायदा में मिला, क्या वो सिलसिला यहाँ नहीं शुरू हो जाएगा? और फिर उससे खत्ते का क्या बनेगा? देखिए, वो तो ऑलरेडी है पाकिस्तान में। आइसिस खुरासान ऑलरेडी बैठी हुई है, हुँ, पाकिस्तान में TLP ऑलरेडी है, हुँ, पाकिस्तान के साथ बगल में तालिबान ऑलरेडी बैठे हुए हैं। अच्छा, बाय द वे, हुँ, तालिबान आजकल बड़े मेच्योर चल रहे हैं, वो एक अलग मसला है। हाँ, वो इस सारे मैस से बचना चाहते हैं, क्योंकि उनको अपना पावर सेफ रखना है। अच्छा, पाकिस्तान में बलोच रेबल्स अपना काम कर रहे हैं। अच्छा, हुँ। पाकिस्तान को इस बात की कोई परवाह नहीं होती। जब मैं पाकिस्तान कहता हूँ, तो पाकिस्तान की आर्मी लीडरशिप होती है। मैं आपको एक बार यहाँ रोक के जी। ना फिर आपसे डिटेल में आंसर ले लूँ, एक बात खाली ऐड कर दूँ इसमें कि ये भी सोचिए कि जो IRGC अगर टूटती है, इसके पास ऑप्शंस क्या होंगे? भई बगल में आपके TTP वाले हैं, BLA वाले हैं, या आप आगे उधर TTA के लोग हैं, यही तो इनके पास ऑप्शन है और ये रेडीमेड ऑप्शन है, और इन सबका एक कलेक्टिव जो दुश्मन है, वो पाकिस्तान है। तो ये तो मतलब आसिम मुनीर अगर इस सारे खेल में एग्री होते हैं, तो पैर में कुल्हाड़ी क्या, कुल्हाड़ी पे पैर मार रहे होंगे? हाँ जी, वो तो खैर इनको परवाह नहीं होती। इनका कोई पर्सनल कोई काम तो होता नहीं है। ये तो प्रेसिडेंट ट्रंप से वीजा लेके अपनी पूरी फैमिलियों को सेटल कर देंगे इधर। हुँ, ठीक है, कोई हुँ, 40-50 मिलियन डॉलर भी हुँ, मिल जाएंगे इनको, हुँ, हुँ, और ये हुँ, इससे ज्यादा पाकिस्तान की गवर्नमेंट से लेके निकल जाएंगे। इनको ये कोई इंटरेस्ट नहीं है लॉन्ग टर्म, कि जी पाकिस्तान के पैर में कुल्हाड़ी पड़ती है, ये क्या होता है। इनको तो ये है कि वो एक एक्सप्रेशन है पाकिस्तान में, कि अपनी बोटी के लिए ये पूरा बकरा ज़िबा कर देते हैं। राइट, हाँ, ठीक है, ये तो इस तरह हाँ, की मेंटेलिटी के लोग हैं। ये तो अपनी हुँ, बोटी के चक्कर में है, अपने पीस ऑफ केक के चक्कर में है, अपनी हुँ, बोटी के चक्कर में पूरा पाकिस्तान ज़िबा हुँ, हो जाए, दे डोंट केयर। 1971 में हमने देख लिया। ठीक है, और ये हुँ, ऑनवर्ड्स हम देखते रहते हैं। पाकिस्तान का कौन सा जो रिटायर्ड जनरल है जो अभी पाकिस्तान में बैठा हुआ है? हुँ, एक आध को छोड़ के सारे पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए हैं। बिल्कुल, जब तक वो पावर में है, उनका कोई बाल बीका नहीं कर सकता। जैसे ही वो पावर से बाहर गए, वो ऑस्ट्रेलिया में कोई ना कोई जाके आइलैंड ले लेंगे, यहाँ हमारे कनाडा में आके कोई 8-10 मिलियन का घर ले लेंगे, बिल्कुल, अमेरिका में कैलिफोर्निया के बीचेस में बैठ जाएंगे। उनको कोई दिक्कत नहीं है। हुँ, उनके उनके स्टेक पाकिस्तान के साथ है ही नहीं, इनफैक्ट। हुँ, तो हुँ, वो ये बातें सोचते नहीं जो आप और मैं सोचते हैं। ठीक है, ट्रू, हुँ, वो उनके पास तो एक जॉब आती है। जॉब ये है कि जी अफगानिस्तान में खाना जंगी करानी है, कितने पैसे देंगे, वो खाना जंगी करा देंगे। जब जब रिटायर हो जाएंगे,
तो फिर हम्म। तू कौन और मैं कौन? इधर हम 8 मिलियन का घर लेंगे और बैठेंगे मजे के साथ। ठीक है ताहिर भाई, एक जी। बताइए, ऐसे में इनको क्या मिला? आसिम मुनीर को ऐसे में, या पाकिस्तान को ऐसे में क्या मिल रहा होगा, या क्या वादा किया जा रहा होगा ट्रम्प की तरफ से? पाकिस्तान को क्या मैं मिलना एक्चुअली है? आपसे बात करते हुए, ये जो जी मैसेजेस आ रहे थे, माइकल कुगलमान कह रहे थे, वो कह रहे हैं कि बड़ी डिटेल आईएसपीआर ने कोई स्टेटमेंट दी है इस मुलाकात को लेकर। हाँ जी, हाँ तो जी, दी है जी, उन्होंने, क्या कह रहे मैंने हैं अभी। वो? तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। वो यही कह रहे हैं जी, बड़ी तरीही मुलाकात हुई है, हिस्टोरिक मुलाकात हुई है। हमारे सिपा सलार को देख लीजिए, जिससे दुनिया का पावरफुल, देश का पावरफुल प्रेसिडेंट मिल रहा है, आज तक हम्म। किसी से मिला नहीं है। ये उनकी स्टेटमेंट जो मैंने अभी तक पढ़ी है, ठीक है ना। और हम्म। उन्होंने बड़ी तारीफ की है कि एटॉमिक जंग रोक दी। वही बात है, कोई उसमें खास बात नहीं है, ठीक है, उस सारी डिटेल में। वो एक बुलशिट स्टेटमेंट है एज यूजुअल। अब आपका ये हम्म। सवाल कि इसका पाकिस्तान को क्या मिलेगा? हम्म। पाकिस्तान को कख नहीं मिलना, फ्रेंकली मैं आपको बता दूं, ठीक है। हम्म। पाकिस्तान हम्म। को ज्यादा से ज्यादा यही कहेंगे कि मिस्टर आसिम मुनीर, जब तक तुम हो, तुम्हें हम्म। मिसाइल दे देंगे, तुम्हें हम्म। हम कुछ असला दे देंगे, हम्म। आईएमएफ को कह देंगे पैसा रिलीज होता रहे, और हम्म। तुम्हें कुछ ना कुछ पैसे भी दे देंगे, हम्म। लेकिन हम हम्म। हमारा काम करके दिखाओ हम्म। ईरान के खिलाफ। हम्म। हम्म। ठीक है? और ट्रंप ऐसा आदमी है, ट्रंप है बोली लगाने वाला आदमी, कि वो मार्केट में बैठा होता है, उसके सामने आप जाएं, उसे कहें जी ये 100 रुपए की चीज है, वो कहता है मैं 1 रुपया दूंगा। अच्छा, ट्रंप को असल में हिंदुस्तानी होना चाहिए था बेसिकली। ठीक है, तो उसको हमारे हिंदुस्तान कोई में पैदा होना चाहिए। मैं इसलिए हमारे नहीं कह कोई रहा, मैं ये चल- लाइट नोट में कह रहा हूँ। मैं वो जो एक होता है ना हमारा एक घटिया सा एक्सप्रेशन है, बनिया बनिया, उसमें नहीं कह रहा मैं, उस राइट। एंगल में नहीं कह रहा। ट्रंप हाँ, की बोली लगाने के स्टाइल से कह रहा हूँ, जो हमारे, मैं खुद खतरी हूँ। हैगलिंग होती है जो। हाँ, मैं खुद हाँ। खतरी हूँ, चावला फैमिली से हूँ, हम बड़े वो सॉर्ट ऑफ बोली लगाने वाले लोग होते हैं। तो ट्रंप जो है वो वो बोली लगाने वाला है कि हम्म। उससे उससे दुनिया को फायदा कहीं नहीं होना होता, हम्म। लेकिन हम्म। उसने बढ़ा चढ़ा के पेश करनी होती है, जिसको वो अपनी बार्गेन चिप कहता है। करेक्ट। वो कहता है कि हैगलिंग मैं करना। तुम्हें मैं 100 रुपया दे दूंगा। जब काम हो जाता ना तो कहता है 5 रुपए फाड़ दे, तू फारग हो। वो कहता है आपने 100 रुपए का वादा किया एक्चुअली था। एक हमारे सब्सक्राइबर हैं कमलेश नवानी जी, वो जी शायद आपको भी जानते हैं, या आपके सब्सक्राइबर होंगे। तो जी, वो यहाँ पर कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं प्लीज सपोर्ट टैग टीवी एंड ताहिर चाचा, थैंक यू जी। एंड लव हिम वेरी मच। तो थैंक यू जी, थैंक यू। तो तो मैं आपको ये पूछना चाह रहा था कि ऐसे में जो कुछ बातचीत हमारे यहाँ भी चली है आज दिन में, और वो कह रहे हैं कि शायद ट्रंप ने इनको आर्म्स एंड कटिंग एज टेक्नोलॉजी ऑफर की है। जी, उसको आप क्या कहेंगे? देखिए, वो जब तक आसिम मुनीर है, वो तो हम्म। चाहेगा कि पाकिस्तान की आर्मी को असला मिले, आर्म्स मिले, ताकि उसकी पाकिस्तान आर्मी के अंदर जो कंट्रोल है वो हम्म। मजबूत रहे। क्योंकि आसिम मुनीर का पाकिस्तान आर्मी के अंदर फुल फ्लैज कंट्रोल नहीं है, वहां पे भी कुत्ता कुत्ते का बैरी बैठा हुआ है ना, हम्म। ठीक है ना। वहां पे भी कई जर्नैल इस निशाने पे है कि जैसे ही आसिम मुनीर का कदम इधर उधर हो, तो वो हम्म। इसके कदम के नीचे से जमीन निकाल दें और खुद आ जाए तख्ते पे। तो हम्म। वहां पे भी हर कोई तख्त या तख्ते के चक्कर में रहता है ना। हम्म। अच्छा, अब इस सारे सीन में जितना अमेरिका से इसको आशीर्वाद मिलेगी, कुछ आर्मी के लिए असला मिलेगा, पैसा मिलेगा, उतना आर्मी के ऊपर, पाकिस्तान आर्मी के ऊपर आसिम मुनीर का कंट्रोल और मजबूत होगा। तो जाहिर है, करेक्ट। अगर हम्म। मतलब बदले में कुछ करना है, देखिए जो अमेरिका के पहले प्रेसिडेंट होते थे ना, वो हम्म। बड़े होते थे, वो बड़े सही होते थे कि पाकिस्तान से काम भी करवाया, पाकिस्तान ने कहा जी 10 बिलियन चाहिए, वो हम्म। 20 बिलियन दे देते थे। अब हम्म। ट्रंप ऐसा है, ट्रंप भी कह रहा है कि काम करो, तुम्हें 10 बिलियन दूंगा, जब काम हो जाएगा ट्रंप कहेगा ले 2 बिलियन ले। तो ट्रंप इस तरह का आदमी है, ठीक है ना? तो पाकिस्तान को, पाकिस्तान आर्मी को कोई बहुत खुश होने वाली बात नहीं, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। आजकल तो हम्म। पाकिस्तान को 0 बिलियन मिल रहा है ना। वो हम्म। 20 बिलियन का वादा करेगा, 2-3 बिलियन दे के कहेगा काम, ये काम कर दो, ये 2 बिलियन ले लो। तो ट्रंप इज अ हम्म। डेड काइंड ऑफ अ मैन। हम्म। तो ट्रंप से अब किसी को भरोसा फायदा भरोसा पैदा नहीं नहीं है। हो सकता, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ना। बिल्कुल। तो मतलब पाकिस्तान आर्मी, मतलब वो ये है कि एक एक्सप्रेशन है कि सनम हम तो डूबे हैं, तुम्हें भी ले डूबेंगे। तो ये तो डूबे हुए हैं। हम्म। अच्छा, तो ये बताएं, मैं आपसे जी इसको आखिरी सवाल की तरह से पूछ रहा जी हूँ कि 9 बजे मुझे फिर वो जी 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 माइकल का भी इंटरव्यू करना है। जी मैं आपसे जानना ही चाह रहा था, ये बताएं कि इस सारे रीजन में
निकल कर के आएगा, क्योंकि देखिए ये ठीक है कि आर्मी चीफ का इंटरेस्ट सर्व हो जाएगा, कोई टेम्परेरी पाकिस्तान का 1-2 बिलियन, 3 बिलियन, 5 बिलियन का काम हो जाएगा। बट क्या जो इस रीजन के और जो दूसरे मुल्क हैं, इनमें क्या तब्दीली आएगी? चाहे वो यहाँ पर खाना जंगी ईरान की है, उसको लेकर आप देखिए, और इसके रिपरकशन तो आस-पास आएँगे। पाकिस्तान में भी आएँगे, बाकी जगहों पे भी आएँगे। आप देखिए, मैं अगर भारत की बात करूँ तो भारत के लिए तो इट्स नो लव लॉस्ट। आई मीन जी, हम आप सही। देखिए ये रिजीम भी हमारे कोई बड़े फेवर में तो नहीं है। आप देखिए हमने जब भी कुछ चाबहार के ज़रिए भी अफ़गानिस्तान में करने की कोशिश की है, तो उन्होंने हमेशा अड़चनें अड़चनें डाली हैं। तो हमारे लिए तो जो शाह था, वही लगभग बात यहाँ रही है। फ़र्क सिर्फ़ इतना सा है कि भई आपको कहने के लिए चाबहार मिला हुआ है, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग आप देखिए चाबहार से हमारा कोई एज़ सच कुछ हुआ नहीं है। इट लुक्स लाइक एज़ ऑफ नाउ इट लुक्स लाइक अ डेड स्टेट, डेड इन्वेस्टमेंट आज की एब्सोल्यूट। तारीख या में। तो आपको क्या लगता है कि फिर ये तो चलो डेड इन्वेस्टमेंट हो गई, या पता नहीं आगे क्या होगा, बट खत्ते में क्या बनेगा इस सारी पॉलिटिक्स से जो आसिम मुनीर लेकर आ रहे हैं, चाहे वो आर्म्स की हो, पैसे की हो, या खाना जंगी की हो? मैं ये कहूँगा कि ये पॉलिटिक्स ये जो है आसिम मुनीर नहीं लेके आ रहा, ये प्रेज़िडेंट ट्रंप ही लेके आ रहे हैं। जी, जी, वही। अच्छा, अच्छा, बिल्कुल, ठीक इसमें बात। इसमें बहुत सारे देश हैं। भारत हुँ, तो ईरान से फासले पे बैठा हुआ है और हुँ, भारत यूज़्ड टू है अमेरिका की डबल पॉलिसियों का। तो हुँ, भारत तो उसके मुताबिक अपना काम कर रहा है, भारत को कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान ऑलरेडी इस मेस में है, इस मेस से कभी बाहर ही नहीं आया और उसी मेस में रहने के नतीजा में ही पाकिस्तान को पैसे मिलते हैं। तो पाकिस्तान तो रेडी रहता है, मुंतज़र रहता है कि हाँ भाई, हमें मुझे इस मेस में और इन्वॉल्व करो, हम खुश होंगे। इस मेस के जो इस रीजन का मेस है, उससे जो कंसर्न्ड हैं, वो सेंट्रल एशिया की कुछ स्टेट्स हैं, जैसे ताजिकिस्तान है, अज़रबैजान है, हुँ, तुर्कमेनिस्तान है, जो बिल्कुल ईरान के साथ हैं। मैं इन सब में बहुत घूमा-फिरा हूँ, मुझे अंदाज़ा है कि इनकी बाउंड्रीज़ कैसे वल्नरेबल हैं। अच्छा, फिर जो गल्फ़ में जो बड़े-बड़े अमीर देश बैठे हुए हैं, हुँ, जो अमेरिका के पार्टनर्स हैं, जहाँ पे अमेरिका की एयर बेसेस भी हैं, जो अब इज़राइल के साथ भी इब्राहिमिक एकॉर्ड में बैठे हुए, जैसे यूएई है, हुँ, बहरीन है, बहरीन में बहुत बड़ा अमरीकी फ़ौजी अड्डा है, सऊदी अरब में हुँ, है। अच्छा, उनके हुँ, लिए ये ज़्यादा चिंता की बात है। अभी उन्होंने $5 ट्रिलियन की प्लेज भी की है इन्वेस्टमेंट अमेरिका के लिए। क्यों की थी? इन देशों ने कि प्रेसिडेंट ट्रंप को उनको सब कुछ नजर आ रहा है, उनकी इंटेलिजेंस एजेंसियां बता रही थी कि भाई क्या होने वाला है। तो इसलिए उन्होंने $5 ट्रिलियन की प्लेजेस की अमेरिका में कि भाई साहब हमें बचाओ। अमेरिका को कहा, प्रेसिडेंट जान ट्रंप छोड़ो। कि हाँ, भाई हुँ, ये जो हम क्रॉस फायर में ना आ जाए, ठीक है। हुँ, हुँ, तो वो बिल्कुल बीच में बैठे हुए हैं। तो हुँ, उनके कंसर्न से अच्छा, अब ये जो $5 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट करने की बात करने वाले देश हैं, कतर, सऊदी अरब, यूएई, ये वो देश हैं जो पाकिस्तान उनके आगे हाथ बांधे खड़ा रहता है कि भाई ट्रू। 5 ट्रिलियन तो दूर की बात है, 5 बिलियन दे दो। उन्होंने इनके यहाँ दो हुँ, बिलियन डॉलर पार हुँ, किया हुआ है, हुँ, किया था, हुँ, निकाल दिया, हुँ, वो भी 4% हुँ, इंटरेस्ट। यानी आप हुँ, मुझे कर्जा दें और कहें कि हुँ, मैं खर्च नहीं कर सकता, लेकिन मैं हुँ, 4% इंटरेस्ट भी दूंगा इस पे, हुँ, लूंगा। हुँ, हुँ, ठीक है ना? हुँ, तो वो कैसी हुँ, बात है, इंटरेस्टिंग बात है ना। अभी हुँ, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने 2 हफ्ते पहले कहा था कि यूएई, सऊदी अरब हमसे ये कहते हैं कि बैगिंग वॉल लेके ना आओ। क्या? हम हमारे साथ कोई बिजनेस की बात करो। अच्छा, चाइना हुँ, भी खामोश बैठा हुआ है। चाइना जो इतना पैसा, सॉरी, इतना तेल ले रहा था ईरान से, वो ईरान को ये तो नहीं कह रहा कि मैं एक ड्रोन भी तुम्हें दूंगा। तुर्की भी हुँ, ईरान की सपोर्ट नहीं कर रहा, क्योंकि तुर्की तो रेडी बैठा हुआ है कि ईरान में कुछ चेंजेस आए तो कुछ हुँ, ईरान का हिस्सा वो हड़प कर ले, अपने अंदर शामिल कर ले। ठीक। हुँ, तो हुँ, ईरान इज एन वेरी वल्नरेबल स्टेट। जो आप कह रहे हैं ना, यस, रीजन में क्या फर्क पड़ेगा, रीजन में कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। उस रीजन में अगर कोई कंसर्न है तो वो ये हुँ, अरब रियासतें हैं जो तरक्की हुँ, कर हुँ, रही है, जो इंस्टेबिलिटी नहीं चाहती। हुँ, बाकी हुँ, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये तो ऑलरेडी इसी मैस में बैठे हुए हैं, उनको क्या फर्क पड़ना, ऑनेस्टली कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान का एक बलोचिस्तान अलग हो सकता है बाय द वे, इस सारे खेल तमाशे में ये फर्क पड़ेगा। ठीक है, लेकिन एक एक उसमें भी ट्रंप को, सॉरी मैं आपको बताता हूँ, इस मुलाकात में एक और भी खबर आ रही है हुँ, कि वो आसिम मुनीर बलूचिस्तान को हवाले कर रहा है अमेरिका के कि जनाब हम चीन से जान छुड़ाना चाहते हैं, आप आ मिनरल्स। जाएं और वहां से मिनरल निकालें। उसका ये फायदा है कि चीन से भी जान छूटेगी, बलोच भी आज़ादी नहीं ले सकेंगे, बस आप बैठ जाएं। लेकिन ये पता नहीं अमेरिका को
कि बलोच अफगानों से भी ज़्यादा खतरनाक है। बहुत ज़्यादा, ठीक है, बिल्कुल। तो ये है सम अप बात जी। मगर इसमें मज़े की बात एक और मुझे नज़र आ रही है, आप इस सारे में ये जो आपने बात कही बड़ी खूबसूरत है, मेरा मेरा दिल कर रहा है कि मैं आपसे लंबी बात जी, कर पाता, जी, नहीं तो अब मुझे जी, लगता है इस हफ्ते में दोबारा आपको पकड़ूँगा मैं। ये ज़रा रोशनी डालिएगा इस बात पर कि जो इस समय में मैं कैसे कहूँ हफ्ता 10 दिन पहले की बात है, जब लावारोव ने, रशिया के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि ये वक़्त आ गया है कि आरआईसी को हमें दोबारा से शुरू करना चाहिए। रशिया, इंडिया, चाइना कॉरिडोर को। इधर अमेरिका वाला ये खेल चल रहा है जो आपने बताया। ज़ाहिर है हम लोगों को बाद में पता लगता है, सरकारों को तो पहले से पता होगा कि सब कुछ चल रहा है, क्योंकि इस बीच में इसी हफ्ते हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह अचानक चाइना जा रहे हैं। मुझे हाँ। लग रहा है कि कहीं कुछ है जो बहुत तेजी से सुगबुगा रहा है, जिसकी शायद बाहर खबर नहीं है। आने वाले दिनों में कोई तस्वीर जो है वो अभी फ्लूइड है और साफ होनी बाकी है। आप कैसे देखिए देखते हैं इसे? देखिए, बात ये एज़ अ स्टूडेंट ऑफ जियोपॉलिटिक्स एक थिंक टैंक को भी मैं चला रहा हूँ। ये सब हुँ, चीज़ें मेरी नज़र पे रहती हैं और ये कोई नई नहीं है। दुनिया हुँ, में जो मूवमेंट होती है इंटरनेशनल प्लेयर्स की अपने-अपने रीजन के मुताबिक, हुँ। वो हमेशा Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.